नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दतिया जिले में होली के त्यौहार से पहले दतिया आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख से अधिक मात्रा की कच्ची शराब सामग्री सहित जब्त। प्राप्त जानकारी अनुसार दतिया कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक के सहयोग से आबकारी अधिकारी निधि जैन के मार्गदर्शन में दतिया हमीरपुर कंजरा डेरा पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जिस दौरान 2200 लीटर हाथ भट्टी शराब, 13,600 किलोग्राम गुड़ लहान के साथ मदिरा बनाने वाली मशीनों को भी जब्त कर लिया गया। उक्त कार्रवाई में आबकारी एक्ट के 34(2) के तहत 2 प्रकरण पंजीकृत किए गए। इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका KL भगोरा सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक अनिरुद्ध खानवलकर, उप निरीक्षक तुकाराम वर्मा, आरक्षक संजय शर्मा, आबकारी रक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लगातार कलेक्टर सर का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उसमें हमें यह है कि अवैध शराब को मुक्त बनाना है दतिया को। इसी कार्यक्रम में एक कार्यवाही की गई है वो हमीरपुर कंजर डेरा पे की गई है, जो कि शहर के बीच में ही है। और इस पे जो हमें एक सूचना मिली थी कि एक अवैध सप्लाई के लिए बहुत शराब जो है इकट्ठी की गई है, तो उसके लिए जो एक आज छापामार कार्रवाई हुई है सुबह पुलिस के साथ। उसमें आबकारी विभाग ने कम से कम 20 से ऊपर जो ड्रम है उसमें कच्ची शराब को जब्त किया है, 34(2) के प्रकरण बनाए हैं और साथ ही कुछ जो हाथ भट्टी मशीन रहती है शराब बनाने की उसको भी कब्जा कर ही लिया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कुल कीमत है वो 10 लाख से प्लस है। तो एक बहुत बड़ा कार्यवाही जो सामने आई है कि एक अवैध सप्लाई को रोकने के लिए, जहाँ से हम कई बार सुनते हैं कि कुछ डेरे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे जगहों के लिए सोर्स का काम करते हैं, उस रूप में हमीरपुर कंजर डेरा पर हमने कार्रवाई की है। आरोपी का जैसे ही है कि कुछ घरों में ताले लगे मिले और कुछ लोग भाग गए। आसपास खेत होने की वजह से आरोपी तो नहीं आए, लेकिन हाँ इसको ज़रूर हमारी ये पूरी कोशिश रहती है हमेशा ही कि हम अज्ञात केस को ज्ञात में कन्वर्ट कर सकें और मौके नक्शे के आधार पर जो जिनका घर है वहाँ पर और जो कार्रवाई हुई है उसको हम जल्द ही उसको हम ज्ञात में कन्वर्ट करेंगे। इस लठमार होली में शामिल होने वाले सभी लोग बड़े आनंद की अनुभूति करते हैं और यही वजह है कि लठमार होली को खेलने के लिए हुरियारे और हुरियारिन सभी अपने परंपरागत वस्त्र पहन कर ही आते हैं। नंदगांव के लठमार चौक पर होली खेलने से पहले सभी हुरियारे यहाँ के मुख्य मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा होकर होली के रसिया गाकर नगाड़ों की थाप पर खूब झूमते हैं और फिर मुख्य भवन में विराजमान कृष्ण बलदाऊ के विग्रह के साथ होली खेलते हुए नीचे लठमार चौक तक आते हैं और इसके बाद शुरू होती है नंदगांव की लठमार होली। हमीरपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें भाभी और भाभी के रिश्तेदारों ने मिलकर देवर को जमकर मारा पीटा। देवर ने थाने पहुंचकर सभी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया और हालत गंभीर देखते हुए पुलिस देवर को अस्पताल ले गई। अस्पताल से घायल गंभीर को जिला अस्पताल भेजा गया। घायल की रास्ते में ही मौत हो गई। मारपीट से मौत होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हाँ प्रधान जी, क्या मामला है? ये हमारे ग्राम रीवन का मामला है। राजेश श्रीवास नाम का एक लड़का था जो शटरिंग का काम किया करता था। उसको किसी रंजिश बस उसकी भाभी और उसका भतीजा और 2 अन्य लोग भी उनके भाई लगते हैं रिश्ते में, जानकारी के अनुसार, तो वो लोगों ने मारा है इसको और उसको मार के बाहर डाल दिया है। इसके बाद उसको लेके गए मौदाह, तहरीर देने के बाद मौदाह से रेफ़र कर दिएगा हमीरपुर, जहाँ बता रहे हैं कि मृत्यु हो गया है। ये जानकारी मिली है। मारपीट किया है इनकी भाभी ने, इनके भतीजे ने और भाभी के एक भाई थे सगे और एक बुआ के लड़के। इन लोगों ने मारपीट किया है, उनको चोट लगी, मुकदमा पंजीकृत किया गया मारपीट का पहले कोतवाली में और उनको रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने। फिर हमीरपुर ले जाया गया, हमीरपुर में उनकी डेथ हो गई। मुकदमा इसमें तरमीम किया जा रहा है और इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तब इसकी दी जाएगी। इनका पता चला है कि जो महिला थी वो उससे पति से झगड़ा किया था उसने और मायके में रह रही थी, शराब पीती है और घर में झगड़े करती है। इसी चक्कर में कल आए थे ये लोग, आज झगड़ा किए, मारपीट किए, उसके भाई भी शामिल हो गए उसमें, जिससे उसको चोट लगी, उसके कारण उसकी डेथ हो गई। ब्रिज
ब्रज में श्री द्वारकाधीश मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। होली की मस्ती में सराबोर श्रद्धालु होली के रंगों में सराबोर नजर आए, जहां भगवान लाडले द्वारकाधीश ने भक्तों के साथ सोने की पिचकारी से होली खेली। होली के माध्यम से आराध्य ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ टेसू केसर के रंगों से होली खेलते हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली की अनोखी छटा देखने को ही बन रही थी। पूरे मंदिर प्रांगण में होली पर्व की मस्ती में डूबा हुआ था। इस होली को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए थे। वहीं विदेशी श्रद्धालु भी होली की मस्ती में डूबे नजर आए। श्रद्धालुओं का कहना है कि ब्रज मंडल जैसे होली कहीं और नहीं होती है। इस प्रकार ब्रज के अन्य सभी प्रमुख मंदिरों में भी होली पर्व की धूम मची हुई है। पूरा ब्रज मंडल होली की मस्ती में डूबा हुआ है। होली को लेकर बहुत ही उमंग है, बहुत ही मजा आ रहा है। हम राजस्थान कोटा से आए हैं। ऐसी होली हमने फर्स्ट बार देखी है और द्वारकाधीश की इतना आनंद लाइफ में फर्स्ट बार आया है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी होली। कितने लोग आए, आप कैसा लगा यहाँ के? हम कम से कम 100-150 लोग आए थे। ग्रुप बना के बहुत आनंद आ रहा है होली खेलने का। यहाँ से जाने का नाम मन ही नहीं हो रहा। अभी वापस अपने गाँव चले हैं। कैसा आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है और हम तो हर साल आते हैं। कैसे खेल रहे हैं होली? बहुत मजा किया है, बहुत आनंद आया, खूब डांस किया है, खूब रसिया किया है, खूब मजा आया है। इसमें आज होली का महोत्सव एकादशी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि आज इस एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और कुंज एकादशी भी कहते हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कराकर होली खिलाई जा रही है और इसके गवाह सभी दर्शक बन रहे हैं। कुश्ती मारक संप्रदाय में ठाकुर जी के लाल लड़ाने की जो परंपरा है, उसी के अनुरूप ठाकुर जी को कल बगीचे में विराजमान होकर होली खिलाई जाएगी और इसके विशेष दर्शन दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रहेंगे। और इस प्रकार डोल महोत्सव के साथ 28 तारीख को होली के सभी कार्यक्रमों का समापन होगा। आज कैसे होली खेली बाबा जी ने? देखिए, कुंज में विराजमान होकर शुद्ध टेसू के फूल के रंगों की पिचकारी से और अमीर गुलाल के साथ ठाकुर जी ने होली खेली है, क्योंकि कुंजन होरी रे श्याम पिया रसिया, मतलब कुंजन होरी में ठाकुर जी प्रिय प्रीतम के साथ होली खेल रहे हैं। कानपुर में खाली पड़े एक प्लॉट में महिला का रक्त रंजित शव मिलने से सनसनी का माहौल हो गया। महिला के सर को ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंचकर पुलिस व फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहनता से छानबीन करी, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। ये जो थाना बर्रा क्षेत्र में एक वनपुर गांव पड़ता है, यहाँ पे एक अज्ञात महिला का शव मिला है और प्रथम दृष्टया ये मर्डर लगा है। उसके सिर पे भी चोटों के निशान है। महिला की जो आइडेंटिटी है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई है और यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को बुला के एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। बाकी इसमें हमने 5 टीमें लगाई हैं और जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि घटना का अनावरण करें। हत्या हुई है, किस तरीके से हत्या की गई है इसकी? देखिए, अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इसका गला दबा के और फिर बाद में जो सिर चेहरे पे इसकी ईंट मारी गई है और बाकी जो पीएम है उसमें इसका कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश हो पाएगा। कुछ बॉडी के पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई है? देखिए, इसमें जो महिला के पास से डेड बॉडी के पास से कुछ बियर की कैन बरामद हुई हैं और भी एविडेंसेस हम कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे फैक्ट सामने आएंगे हम बाद में आपको अवगत कराएंगे। कानपुर की 95 लेदर टेनरियों के खिलाफ केस्को विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेसी विधायकों की दखलंदाजी के बाद अधिकारियों को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। आपको बताते चले कि कानपुर के जाजमऊ इलाके में चमड़े का बड़ा व्यापार है, जहां बनी बड़ी लेदर टेनरियों का लाखों बिजली बिल बकाया है, जिसके चलते कई बार टेनरी मालिकों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके चलते केस्को अधिकारियों ने पुलिस बल का सहारा लेते हुए जाजमऊ की 95 टेनरियों की बिजली काटने का निर्णय लिया और जैसे ही कार्रवाई शुरू की गई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कई जगहों तो टेनरी मालिकों ने केस्को अधिकारियों की इस कार्रवाई का विरोध भी किया, तो कई टेनरी मालिकों ने कांग्रेस के विधायकों का सहारा लिया। आज 95 टेनरियों को इन्होंने 3 दिन पहले नोटिस दी थी। आज डीएम ने 4 टीम बना के बिना इन्फॉर्मेशन दिए टेनरी मालिक को लाइट काटने के लिए 95 टेनरियों के पास जब ये गए, जब मुझे मालूम पड़ा, कुछ टेनरी मालिक ने मुझे बुलाया
और हमारे छोटे भाई रिजवान सोलंकी ने मुझे फ़ोन किया। मैं तत्काल आया और आने के बाद मैंने ACM 2 से और ADM और DM से बात की। होली का त्यौहार है, मज़दूर मज़दूरी करता है, अगर टेंडियों की लाइट काट दी जाए तो फिर ये जो है ये मज़दूर मज़दूरी कैसे करेंगे, त्यौहार कैसे बनाएंगे। उसमें ADM साहब ने वार्ता करके उन्होंने आश्वासन दिया है जब तक कि ये त्यौहार है, जब तक कि कोई लाइट काटी नहीं जाएगी, ऐसे ही टेंडी चलती रहेगी। एक बात और कहा है कि अभी टेंडी मालिकों को हम लोग बात करके उनसे वार्ता करके हम लोग उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में शहीद दरोगा प्रशांत यादव का गमगीन माहौल में आज उन्हीं के पैतृक गांव छतारी में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। संस्कार में जहां पुलिस प्रशासन के हाकिम तो वहीं सरकार के दो हुक्मरान भी शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दरमियान परिवार के लोग शहीद दरोगा की हत्या की CBI जांच कराने की मांग को लेकर बिखर पड़े और सजाई जा रही चिता पर लेट गए। किसी तरह सरकार के हुक्मरानों ने जांच का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया और शहीद का अंतिम संस्कार किया। और उनके परिवार वालों की नाराजगी है क्योंकि पूरा परिवार वही चला रहे हैं और जो सरकार ने घोषणा की है 50 लाख रुपए और एक परिवार को नौकरी देने के लिए, उनका ये कहना है कि 2 नौकरी चाहिए और 1 करोड़ रुपए चाहिए। क्या कहना है और क्या आप आगे बात रखेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है और अत्यंत कष्टकारी है। कोई भी सैनिक कहीं भी शहीद हो, चाहे सीमा पर शहीद हो या किसी गांव में शहीद हो, यह बहुत ही हृदय विदारक है और अत्यंत कष्टकारी है। मैं उनके घर के प्रति, उस परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जिसके परिवार से ऐसा व्यक्ति जाता है, पहाड़ टूटता है परिवार पर और दुखद घटना है। और जहां तक शासन की बात है, शासन ने फैसला किया है कि 50 लाख रुपए वो सहयोग राशि के रूप में देंगे और एक सरकारी नौकरी देंगे। ये शासन का फैसला है और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि उनके परिवार के लिए जो भी और आगे संरक्षण और आवश्यकता होगी, शासन उसको करेगा। लगातार कई हत्याएं हो चुकी हैं पुलिसकर्मियों की, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं? तो इस बात पर क्या कहना है, जिस तरीके से ये गए थे वहाँ पर? देखिए, मैं मानता हूँ कि बहुत ही पुलिस का जो काम है बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। पुलिस किसी गांव में जाती है, वो गांव का आदमी हाथ लगा के बैठा है, उसके बारे में क्या मालूम। और निश्चित रूप से जिसने घटना की है वो भी बर्बाद होगा और वो आबाद नहीं रह पाएगा। निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी कानून के अंतर्गत और वो भी फांसी के फंदे पर लटकेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी पुलिस के अधिकारी को की हत्या कर देंगे और बच जाएंगे, ऐसा कानून मौका नहीं देता। 17-18 घंटे हो गए, अभी तक आरोपी हाथ नहीं आया। धरती में से भी निकल लाएगी पुलिस वो है, विकास दुबे को वहाँ उज्जैन से ले आई थी। तो आप ये मान लीजिए कि ये योगी सरकार है, यहाँ जो अपराधी है वो बहुत देर आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। शोक संतप्त है। आप यहाँ जुटे हुए समाज के लोगों को देख सकते हो, हर आंख में आंसू है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सदमा छतारी के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। एक परिवार के द्वारा CBI की मांग की जा रही है कि साजिश तहत मारा गया। देखिए, ये मैंने भी कहा, आश्वासन दिया है। पहली बात तो ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी हैं, तो उनसे हम कहीं भी ये अपेक्षा इस प्रदेश का कोई जन नहीं कर सकता कि अन्याय होगा। किसी भी स्तर पर जांच होगी, जहां भी होगा, हम लोग सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा, ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ। मंत्री जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र से जाबाज पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवार का मानना है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, कहीं ना कहीं आप भी आए हैं, आपको पता लगे, क्योंकि 2 परिवारों को अकेला चला गया, 2 नौकरियों की मांग की है और साथ ही कुछ मुआवजा राशि की बढ़ाने की भी मांग की है। इसमें आपकी सर क्या है? आदरणीय प्रभारी मंत्री जी ने अभी कहा है और ये एक जो परंपरा है, देखिए प्रदेश में कुछ परंपराएं योगी सरकार ने प्रारंभ की। अगर किसी सुरक्षा, किसी ट्रस्ट, किसी वर्दीधारी पर अगर कोई आक्रमण करता है, आप इतिहास अभी उठा करके देख लीजिए घटनाएं, वो
बिना सजा के बचता नहीं है। या तो पकड़ा जाता है, कानून की जद में लाया जाता है, और अगर फिर दोबारा पुनः पकड़ते हुए पुलिस पर आक्रमण करता है तो नरक पहुंचाया जाता है। अभी कासगंज में घटना हुई और दोनों ही जो हत्यारे थे, जब उनको पुलिस पकड़ने गई उन्होंने गोली चलाई, तो उसके बाद क्या हासिल हुआ आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी परंपरा ये प्रारंभ की है कि उनके परिवार की चिंता सरकार करती है। उसी क्रम में 50 लाख रुपए और एक नौकरी की घोषणा ऑनरेबल सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, और जैसा प्रभारी मंत्री जी ने बताया है, इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास करेंगे, उनसे आग्रह और अपील करेंगे। दिल्ली के अंदर जिस तरह से कोरोना फिर से बढ़ता जा रहा है, उसे तो लगता है कि दिल्ली में भी और राज्यों की तरह दिक्कत हो सकती है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन लागू की है। होली और सबे रात और नवरात्रों को लेकर कड़े कदम उठाए जाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं कि होली अपने घर में ही मनाएं। बाजारों में भी भीड़ को लेकर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है और डीसीपी को आदेश दिए गए हैं कि बाजारों में लोगों को जमा नहीं होने दिया जाए और लोग मास्क लगाएं। और दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे ही कोरोना की नई गाइडलाइन की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां, और कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है और ना ही कोई अधिकारी है। दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन निकाली है जिसके अंदर होली का फेस्टिवल, बारो बात का फेस्टिवल और यहाँ तक कि नवरात्रे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन भी दी गई है और लगातार डीएम, एसडीएम और डीसीपी साहब को ऑर्डर भी दिए गए दिल्ली पुलिस को। मगर यहाँ पर तो बाजार लगा हुआ है, इसके अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, तो कोरोना की स्थिति यहाँ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। देखिए, ये बहुत ही गलत है जिस तरीके से दिल्ली सरकार और भाजपा शासित नगर निगम की लापरवाही से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। और जब हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को भी, भाजपा शासित नगर निगम को भी और खुद मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। और ये जो सिविल डिफेंस के लोग इन्होंने भर्ती किए हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने सरकारी जामा पहनाने की कोशिश की है, उनको कम से कम कुछ ट्रेनिंग देकर ये समझाना चाहिए था कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जाए। वो मास्क के लिए जगह जगह लोगों को हरास करते हैं, चालान काटने की धमकी देते हैं जो लोग, तो बेसिकली सिर्फ हरासमेंट करने का काम किया जा रहा है। और एक जागरूकता फैला के लोगों को अवेयर करके मास्क की इम्पोर्टेंस बता के जो काम किया जा सकता था, उसकी जगह सिविल डिफेंस कर्मी सिर्फ और सिर्फ लोगों को धमका के, डरा के वसूली करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बाजार लगा हुआ है, ये क्या मिली भगत से चल रहा है या इसकी कोई परमिशन है, या कोई बाजार को कैंसिल कर दिया गया दिल्ली सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर नगर निगम के अधिकारी भी दोषी हैं। मैं भी इस बात का संज्ञान लूँगी क्योंकि मैं भी यहाँ से निगम पार्षद हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अगर परमिशन नहीं थी तो बाजार क्यों लगने दिया। उसके अलावा भाजपा शासित नगर निगम, मेयर साहब खुद यहाँ से विधायक चुनाव लड़ चुके हैं। मेयर साहब को भी ध्यान देना चाहिए। नेताओं का काम नहीं है कि सिर्फ चुनाव में आप लोग आ जाए और बाकी 5 साल आप जनता का और देखभाल ही ना करें। उसके अलावा एमएलए ऑफिस बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर एमएलए ऑफिस है। एमएलए साहब कहाँ हैं? उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पे आके संज्ञान लिया? पुलिस चौकी यहाँ पर है, क्यों नहीं यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है? ये सारे सवाल हैं जो हमें प्रशासन से पूछने हैं, सरकार से पूछने हैं और भाजपा शासित नगर निगम से पूछने हैं। अपने लेवल पर मैं जरूर इस पर संज्ञान लूँगी, लेकिन एमएलए साहब को भी इस पर थोड़ा जागना चाहिए। तो क्या लगता है कि यहाँ पर मिली भगत से ये बाजार चल रहा है इस तरीके का? निश्चित तौर पर अगर ऐसा है कि यहाँ पर बाजार चल रहा है और आप कह रहे हैं कि उसकी परमिशन नहीं है, बाजार नहीं लगना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मिली भगत है और जिन लोगों की मिली भगत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस तरीके के एक्शन उठाएंगे या इस पे निगम के अंदर या सरकार के पास? देखिए, मैं पत्र के माध्यम से ज़रूर डिपार्टमेंट से पूछूंगी कि अगर परमिशन नहीं थी तो आपने इस कोविड महामारी के दौरान क्यों बाजार लगने दिया। निश्चित तौर पर मैं पत्र के माध्यम से प्रशासन से ये बात पूछूंगी। सर, दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति दोबारा से बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन तो बना दी मगर उसको फॉलो नहीं करवा पा रही। क्या लगता है कि कोरोना की जो स्थिति बढ़ रही है, जनता लापरवाह है या फिर दिल्ली सरकार इसमें कदम नहीं उठा पा रही? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार का ये फेलियर साबित हो रहा है क्योंकि जब से कोविड आया है और पिछले 1 वर्ष से लगातार दिल्ली में कोरोना नियंत्रण में आए, कंट्रोल में आए, उसके लिए या तो भारत सरकार हरकत में नज़र आती है कि लोगों को की जान बचाई जाए, या फिर नगर निगम काम करती हुई नज़र आती है। दिल्ली सरकार सिर्फ अपने डीएम को नोडल इंचार्ज तय करने के बाद उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है।
तो आज दिल्ली की जो स्थिति निर्माण हो रही है उसमें दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के और जो उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं, वो लोगों में कहीं उनको हमने जन जागरण अभियान चलाते उनको नहीं देखा, लोगों को अवेयर करते नहीं देखा। सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार अपना विज्ञापन तो लगाती है, कोविड के बारे में कुछ करती नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर ये तीसरी लहर आ रही है और इसने अगर ये लहर बढ़ी तो इसका मुख्य कारण दिल्ली सरकार है। सर, एक सवाल और बनता है कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, तो दिल्ली सरकार कोशिश जितनी भी कर रही है वो नाकाबी साबित है। बात करें वैक्सीन की, टीकाकरण की, तो टीकाकरण के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मगर जनता जो है वो टीकाकरण की जो प्रक्रिया या फिर उनके अंदर जो डर है वो किस तरीके से दूर होगा और टीकाकरण की प्रक्रिया जो बढ़ सके आगे। देखिए, जब ये कोविड वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ, उस दूसरे चरण में सबसे पहले वैक्सीन किसने लगवाई? देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवाई। मोदी जी ने कहा कि टीका भी सुरक्षित है, टीका लगवाने वाला भी सुरक्षित है। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी खुद आगे बढ़ करके इंजेक्शन लगवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश है। उस संदेश को राज्य सरकारों को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सिर्फ अपनी राजनीति में लगी हुई है। तो मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, इन राज्यों के अंदर जो लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये लोग अपनी राजनीति से बाहर कब आएंगे? क्या दिल्ली को दोबारा कोविड के अंदर ये धकेलेंगे? क्या दिल्ली में दोबारा कोविड का प्रकोप बढ़ेगा? उसके लिए सावधानियां बरतने का काम है, लोगों को अवेयर करने का काम है। अमला जमला सरकारी ज़मीन पर नज़र आना चाहिए। जो अमला जमला है वो नगर निगम के पास है। आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष में दिल्ली सरकार ने नगर निगम को कमज़ोर करने के लिए कितने सार्थक प्रयास किए। उनका एक ही प्रयास है, निगम में कमज़ोर हो। बगैर निगम के वो एक काम नहीं कर सकते। अगर तीसरी लहर भी दिल्ली में उसमें नियंत्रण आएगा तो उसमें मुख्य भूमिका भारत सरकार की होगी और सहयोगी के नाते नगर निगम की होगी। दिल्ली सरकार उसमें जीरो नजर आएगी। सर, एक सवाल और बनता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपील कर रही है जनता से कि कोरोना की स्थिति अभी है दिल्ली के अंदर और उससे बचना है, मगर जिस तरीके से बात करें साप्ताहिक बाजारों की, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है और यहाँ तक कि मास्क भी नहीं लगा रहे लोग बाग। क्या यह अधिकारियों की लापरवाही है या सरकारों की लापरवाही है या जनता की लापरवाही है? नहीं, दिल्ली सरकार को मैंने सुझाव दिया था, मैंने सुझाव भेजा था। जिस प्रकार से हमने खुद मास्क बैंक बनाए थे, आपने देखा होगा, हमने कहा आप 2000 के चलान मत काटिए, आप मास्क बैंक बनाइए जहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जहाँ पर हमारी मेट्रो चलती है, जहाँ हमारे बड़े बाजार हैं, जहाँ बड़ी मूवमेंट है, व्यापारिक दृष्टि से हो सकती है, किसी अन्य कारण से हो सकती है, वहाँ पर सरकारों को मास्क बैंक बनाना चाहिए। जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनको मास्क देना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। जो व्यक्ति बगैर मास्क के घूम रहा है उसको रोकना चाहिए, उसको टोकना चाहिए। चलान काटना, जुर्माना लगाना कोई रास्ता नहीं है। जो वो एक प्रकार हो सकता है लोगों के अंदर कि, लेकिन हमें एक प्रकार पर काम नहीं करना, हमारे को कई बिंदुओं पे एक साथ काम करना पड़ेगा, जब भी हम कोविड को दोबारा से कंट्रोल कर पाएंगे। सर, आपने मास्क के लिए, बैंक के लिए तो बोल दिया, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों के अंदर नहीं, खासतौर पर साप्ताहिक बाजारों के अंदर, वहाँ कैसे मैनेज करी जाएगी? जब तक उनको जागरूकता नहीं होगी या फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो वायरस तो बढ़ेगा। जहाँ जहाँ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, जहाँ जहाँ बड़े बाजार हैं, वहाँ दिल्ली सरकार अपने माध्यम से मुनादी कराए, मुनादी करा करके लोगों को अवेयर करे कि वे सबको मास्क लगा कर रखना है, सबको डिस्टेंसिंग रखनी है, कोरोना भी गया नहीं है, सबको वैक्सीन लगवानी है। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, अब तो भारत सरकार ने और भी आगे कदम बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु के जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रसित है या नहीं है, हर व्यक्ति वैक्सीन का लाभ उठा सकता है। तो देश में बड़े से बड़ा टीकाकरण का अभियान चल रहा है, उसमें सब लोग सहभागी बने, टीका लगवाएं, खुद भी बचें और समाज को भी बचाएं। सर, तो सामने त्यौहार भी आ रहा है, होली के दिन सर, तो इसमें मार्केटों के लिए क्या किया जा रहा है सर कि जिसमें भीड़ भाड़ न हो? देखो, हमारा देश त्योहारों का देश है, हमारे त्योहारों का, सब त्योहारों का महत्व है। तो जो भी लोग उत्सव मना रहे हैं या कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सभी वो मानक तय करें, उन मानकों के आधार पर ही कार्यक्रम करें जो सरकार ने या DDMA ने जारी किया है। तो उन मानकों को सम्मानें, क्योंकि जान रहेगी तो जहान रहेगा। अगर जान रहेगी, हम लोग सब बचे रहेंगे, तो सारे तीज त्यौहार हम अच्छे से मना पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम सावधानी बरत के सब चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। सर, MCD की तरफ से साप्ताहिक बाजारों के लिए कोई कदम उठाया गया है कि जिससे कि भीड़ भाड़ न हो, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल आज हम निर्णय लेने वाले हैं। जहाँ जहाँ हमारे साप्ताहिक बाजार लगते हैं तो नगर निगम के एंड पर हम मुनादी करा सकते हैं, हैंडबिल बांट सकते हैं, मास्क बांट सकते हैं,
वहाँ पे एक टीम घूम सकती है। जो हमसे बनेगा हम सब कार्य करेंगे। मथुरा स्पेशल पॉस्को कोर्ट न्यायालय मथुरा में विद्वान न्यायाधीश हरविंदर सिंह की अदालत में आज नाबालिग बालिका से बलात्कार एवं अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को धारा 4 पॉस्को एक्ट में 10 साल की कठोर सजा एवं कुल अर्थदंड 27,000 लगाया गया। अर्थदंड न देने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई। साथ ही आदेश दिया गया है कि मुकदमे में बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव कुमार ने एवं अभियोजन पक्ष द्वारा दलीलें दी गई। न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु द्वारा की गई। स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 अगस्त 2017 को पीड़िता के पिता ने मथुरा जिले के थाना हाईवे में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। देखिए, एक थाना हाईवे पड़ता है। थाना हाईवे में एक मुकदमा पीड़िता के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया कि दिनांक 21/8/17 को पीड़िता और पीड़िता की छोटी बहन, पीड़िता की उम्र 15 वर्ष और उसकी छोटी बहन की उम्र 13 वर्ष, दोनों घर पर अकेली थी। माता पिता काम करने के लिए बाहर जाते थे। सुबह 7 बजे के गए। पड़ोस का रहने वाला, जो रेलवे कॉलोनी पड़ती है हाईवे थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ का रहने वाला सोनू पीड़िता के घर में जबरन घुस आया। पीड़िता को जब हाथ पकड़ के खींच के और कमरे में ले गया। कमरे में ले जाके कुंडी लगा ली और उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए। उसके साथ में जबरन बलात्कार किया। जब चीख पुकार सुनकर छोटी बहन दूसरे किचन के बाहर बर्तन धो रही थी, वो आई। पीड़िता की छोटी बहन ने लात मारी, दरवाज़ा खुल गया। बामुश्किल पीड़िता के ऊपर से अभियुक्त को हटाया। जब पीड़िता की बहन ने और इस दोनों ने अलग हो गई तो इसने अभियुक्त ने इनको दोनों को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर किसी को बताया तो जैसा मैंने तेरी बड़ी बहन के साथ किया है वैसा ही मैं तेरे साथ कर दूंगा। पीड़िता इतनी धमकी देते हुए, कपड़े नहीं थे, लुंगी ली, लुंगी पहन के भाग गया। फिर इसके बाद में पीड़िता की माँ जब दोपहर में लंच करने के लिए अपने घर पर आई तो पीड़िता ने अपने साथ हुई सारी घटना की कहानी अपनी माँ को बताई। शाम को पिताजी घर पर आए तो माँ ने अपने पति को सारी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे पीड़िता के लड़की के साथ में आज इस तरह की घटना पड़ोस के रहने वाले सोनू ने की है। अगले दिन इसके डर की वजह से रिपोर्टकर्ता जो कि पीड़िता का पिता है थाने नहीं जा पाए। अगले दिन बड़ी मुश्किल से थाने पहुंचा। थाने में जाकर मुकदमा पंजीकृत कराया। आईओ ने पूरी अपनी विवेचना की। पीड़िता के 164, 161 हुए। पीड़िता का मेडिकल हुआ। मेडिकल में घटना की पुष्टि हुई। उसके बाद में आरोप पत्र हमारे माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ। आज हमारे स्पेशल जज पॉक्सो श्री हरविंदर सिंह जी ने एक जजमेंट दिया है इसी मुकदमे में, जिसमें कि पॉक्सो की धारा 4 के अंतर्गत में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 15,000 रुपये अर्थदंड। और इसके साथ में एक और है ये दिया 452, जो कि ये घर में घुसा था। 452 में 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड। और एक है 506 जो उसने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें कि 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये, यानी कि टोटल हुआ 27,000 रुपये अर्थदंड के और 10 वर्ष का सश्रम कारावास, जो कि साथ साथ चलेंगी सारी सजाएं। इसमें से 15,000 रुपये पीड़िता को देने होंगे अभियुक्त को। अगर ये जो जुर्माना राशि है वो अगर ये जमा नहीं करता है न्यायालय में तो 9 माह का अतिरिक्त कारावास बढ़ जाएगा। घटना थी ये 21/8/17 की। टीला धंसने से किशोरी की मौत हो गई, साथ ही एक गंभीर रूप से घायल है। लिपाई के लिए मिट्टी खोदने गई थी किशोरी। सदर कोतवाली क्षेत्र के कुसुमखोर में हुआ हादसा। कुसुमखोर की नूजर डीओ अजहर की मौके पर ही हुई मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अभी गुड़ मंडी की फैक्ट्री में लगी आग की दहशत खत्म भी नहीं हुई थी कि भीड़ भाड़ वाले रायपुरवा क्षेत्र के आवासीय मकान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक मकान मालिक और आसपास के लोग कुछ समझ पाते कि आग ने पूरे मकान को अपने आगोश में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि पास पड़ोस के लोगों को अपना घर खाली करना पड़ा, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग के जवानों ने आग बुझाने का काम किया। लेकिन लोग व अधिकारी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आग इतनी बढ़ गई। लेकिन प्रयासों के बाद आग को बुझाने का काम किया गया, जिसके बाद मकान के अंदर जाकर देखा गया तो मकान में नकली देशी घी बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके कारण आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं नकली देसी घी की फैक्ट्री
के खुलासे के सवाल पर रायपुरवा थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर राजकुमार का जवाब था कि अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। वे कहाँ पे आग लगी, क्या हुआ था, क्या मामला है? आइडियो पकड़ो, आइडियो पकड़ो। बैटिंग का काम था ओ पकड़ो। उसी में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हुआ अचानक जो है आग लग गई। काहे का गोदाम था ये? गोदाम की पूजन सामग्री क्या बनता था यहाँ? क्या बनता था? हवन सामग्री और पूजन घी बनाते थे? जी पूजन संबंधी। कौन सी कंपनी घी बनाते थे? कितने लोग झुलसे हैं भैया? कितने लोग झुलसे हैं? कितने लोग झुलसे हैं आग में? कितने लोगों को कोई नहीं फिर बात चले केवल हम ही नहीं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान लगभग क्या बताया जाए, वैसे हम बता नहीं। आग लगी थी, क्या मामला है? देवनगर मोहल्ला है, थाना रायपुरा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कौशलेंद्र कुमार पंकज, पिता का नाम है पंकज अवस्थी है। इनका एक आवास है, उसी आवास में अपना ये पूजा पाठ की सामग्री बनाने का और पैकिंग का कार्य करते थे। ये इस वक्त पैकिंग कर रहे थे, उसी पैकिंग के दौरान ही आग लगी थी। आग की सूचना प्राप्त होती, फायर ब्रिगेड की मौके पर आ गई। उसके पश्चात तत्काल जो है SHO साहब रायपुरा थाना क्षेत्र के भी आगे अपनी हमारा टीम के साथ आगे थे और सभी लोग मशक्कत करते बड़ी मेहनत के साथ 2 गाड़ियाँ हमारी लगी हैं, 2 गाड़ी की आग बुझा दी गई है। क्योंकि जो कौशलेंद्र हल्के से जो है आग की चपेट में आ गए हैं, उनका एक प्राथमिक उपचार करवा दिया गया है और कहीं भी जनहानि अलग से नहीं हुई है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? अब जो छत का आकलन के मालिकान से पूछने के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अंदर इनका जो है जैसे प्लास्टिक का सब सामान था, घी था, कुछ हवन सामग्री थी, पूजा सामग्री थी, वही सब आग की चपेट में आई, सब जल के नष्ट चुका है। जलने की सूचना मात्र एक आदमी जो है जो कौशलेंद्र करके है, उसको पंकज करके है, जो निर्माण कार्य कर रहे थे, पैकिंग का कार्य कर रहे थे। उन्हीं के कुछ हाथ और कुछ चेहरे पर आग की लपटें आई हैं, लेकिन मगर खतरे से बाहर है, वो उसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। आग पे काबू पा लिया गया? आग को पूर्ण से बुझा दिया गया। पटरी में आग लगी थी और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। आग पूर्ण से बुझा दिया गया, कहीं कोई जनहानि नहीं हो तो क्षमता है। बरसाना और नंदगांव के बाद होली का धमाल भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में मचा। रंग, गुलाल, फूल और नाच गानों के साथ हुरियारों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर खूब धूम मचाया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर होली खेलने आए भक्तों पर होली का खुमार सर चढ़ बोला। भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रंग से सराबोर होकर होली का आनंद ले रहे थे। जन्मभूमि परिसर राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंग उठा और उड़त गुलाल लाल भय बदरा की गूंज गूंजने लगी। मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरा नाम पूनम है। किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत ही ज्यादा अच्छी। अब मैंने एक्चुअली कभी देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, पहली बार देखा है मैंने ये सब। कभी भी नहीं होता है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर आके मुझे बहुत ही ज्यादा चला क्योंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऐसी होली होती है। प्यार की होली, प्रेम की होली है हमारे ब्रज की। और जगह तो होली हो गए, हमारे ब्रज में हो गए हो रहा। किस तरीके का आनंद मिलता है? ठाकुर जी ही संग में नचा रहे और नाच रहे हैं, बहुत आनंद है। गुलाल का, प्रेम से। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? शांतनु नाम है, मथुरा से आई हुई, यही की हूँ मैं, मथुरा से। स्थान पर आप आए हैं, होली देखने आए, किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, काफी मतलब बहुत अच्छा माहौल है, बहुत जश्न का माहौल है। काफी कुछ बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इस बार कोरोना से भी आए, क्या कहना चाहिए? कोरोना के होते हुए तो कहीं भी फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तब भी मथुरा जन्मभूमि में ना फंक्शन काफी अच्छा हो रहा है। और कोरोना के चलते कहीं भी मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हो पा रही है, तब भी यहाँ पे प्रशासन ने काफी अच्छी सुविधा कर रखी है। काफी अच्छा अनुभव मिल रहा है उन्हें प्रशासन का देखने से हमें।
अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट कार्यालय के पास एटीएम लगा दिया गया है। एक्सिस बैंक के अधिकारियों के साथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों डॉक्टर अनिल मिश्रा, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, महंत दिनेंद्र दास ने पूजन के साथ इसका उद्घाटन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में नेत्रपति बढ़ते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए श्री राम लला के दर्शन मार्ग पर स्थित ट्रस्ट कार्यालय पर एक्सिस बैंक के द्वारा एटीएम की व्यवस्था की गई है, क्योंकि दर्शन मार्ग के आसपास क्षेत्र में इस तरह की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, जिसको देखते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है, जिसका लाभ दर्शनार्थियों को मिलेगा। यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में नित्य प्रति दर्शनार्थियों के बढ़ती हुई संख्या को देख करके आसपास इधर 1 किलोमीटर के दायरे में कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। कई बार प्रत्यक्ष यात्रियों के आने के बाद उनको ये इसका अभाव खटकता था, इसको हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इस स्थान के श्री महंत उनका सहयोग मिला और इसको हमने यहाँ शुरू कराया है। और एक्सिस बैंक की सेवाएं अच्छी हैं, अच्छी रहेंगी, दर्शनार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।